नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की कहानी जो ली गई है वो मालगुडी डेज की कहानी पर आधारित है और इस कहानी का नाम है इंजन की समस्या। इस कहानी के लेखक श्री आर के नारायण जी हैं, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी, जिसका नाम है इंजन की समस्या। तो एक व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा था। कुछ साल पहले हमारे कस्बे में एक शोमैन आया जो गेटीलैंड नामक एक संस्था को चलाता था। रातों रात वहाँ के जिम खाना क्लब में पोस्टर, झंडे और रंग बिरंगी रोशनी के बल्ब लग गए। तमाशा देखने जिले भर से लोग आने शुरू हो गए। एक हफ्ते बाद ही उन्हें हर रोज़ 500 रुपये की आमदनी होने लगी। इसमें तरह तरह के खेल, जादू और तमाशे दिखाए जाते थे। 2 आने का टिकट खरीदकर हम तोतों के कर्तव्य से लेकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गोल चक्कर लगाते दौड़ देख सकते थे। इसके अलावा वहाँ तरह तरह की लॉटरी और गैलरी थी, जिनमें 1 आना खर्च करके आप 100 रुपये तक के इनाम जीत सकते थे। 100 का एक कोना बहुत ज़्यादा लोगों से भरा होता था। यहाँ 8 आने का टिकट लेकर तरह तरह की बड़ी चीज़ें जैसे पिन कुशन, सिलाई की मशीन, कैमरे और रोड रोलर तक इनाम में जीत सकते थे। एक दिन उन्होंने टिकट का नंबर निकाला, जिसका नंबर 1005 था। इसका आधा हिस्सा मेरे पास था और आधा शोमैन के पास। इनाम की चीज़ों पर नज़र डालते हुए उन्होंने कहा कि सड़क का इंजन मुझे इनाम में मिला है। फिर जो व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा था वो बीच में रुका और बोला कि अब मुझसे ये पूछिए कि इनामों में रोड इंजन जैसी चीज़ों को शामिल कैसे किया गया। ये बताने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, ये सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। लोग मुझे कुछ ऐसे देखने लगे मानो मैं कोई जानवर हूँ। कई हंसकर कहने लगे, क्या करेगा ये रोड इंजन का। ये इनाम ऐसा नहीं था जिसे खुद उठाकर कोई घर ले जा सके। मैंने शोमैन से पूछा, इसे ले जाने में क्या वे मेरी मदद करेगा। जवाब देने की जगह उसने मुझे ऊपर टंगा एक नोटिस दिखा दिया, जिस पर लिखा था कि इनाम जीतने वाले सभी लोग अपने इनाम फ़ौरन खुद ही इंतज़ाम करके उठा ले जाएं। लेकिन मेरे इस मामले में वे थोड़ी सुविधा देने के लिए तैयार हो गए। शोमैन आगे बोला कि जब तक मैं ये शो करूँगा, जब तक आप ये इंजन यहाँ रख सकते हैं, लेकिन शो ख़त्म होने के बाद आपको इसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने शोमैन से पूछा कि इसे ले जाने के लिए क्या वे अपना ड्राइवर दे सकेंगे, तो वे हंसने लगा। बोला, जो आदमी से यहाँ लाया था उसे हर रोज़ के 5 रुपये और इसके अलावा 100 रुपये देने पड़ते थे। उसे मैंने वापस भेज दिया और तय कर लिया कि अगर कोई उसे चला नहीं सकता तो उसे अपने भाग्य पर छोड़ दूंगा। ये नई चीज़ है, इसलिए मैं इसे साथ लाया था। मैं ही जानता हूँ इसके कारण मैंने कितनी परेशानी उठाई है। मैं इसे किसी म्यूनसिपालिटी को भी नहीं बेच सकता। मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, शोमैन होने के नाते मुझे म्यूनसिपालिटी के लोगों से बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। मैं उनसे दूर ही रहना पसंद करता हूँ। मेरे दोस्त और परिचित आकर इस इनाम के बारे में मुझे बधाइयाँ देने लगे। ये कोई नहीं जानता था कि इस इंजन से कितना पैसा मिलेगा, लेकिन सभी कहते थे कि मैं इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ। इसमें लगा लोहा ही बेचोगे तब भी वह हज़ारों में बिकेगा। कई दोस्त बार बार ये बात कहते। रोज़ मैं जिम खाना क्लब का चक्कर लगाता और इंजन को देख लेता था। मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा था। तांबे से बने इसके हिस्से चमकते हुए बहुत सुंदर लगते थे। मैं पास होकर प्यार से इसे थपथपाता, इसके इर्द गिर्द घूमता और शाम को शो ख़त्म होने के बाद घर लौट आता। मैं गरीब था, इसलिए सोचता था कि इसमें मेरी सब समस्याएं हल हो जाएगी। मैं कितना नादान था, मैं नहीं जानता था इससे तो समस्याओं की शुरुआत हुई है। जब शोमैन का तमाशा ख़त्म हो गया तो वह अपना सामान उठाकर चला गया। म्यूनसिपालिटी से मेरे पास चिट्ठी आई कि अपने इंजन को यहाँ से उठा लूँ। दूसरे दिन मैं वहाँ गया तो इंजन बेचारा अकेला खड़ा था। आसपास कोई भी नहीं था। चारों तरफ ज़मीन पर कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, लेकिन अकेला होने पर भी ये बिल्कुल सुरक्षित था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मैं क्या करूं, इसलिए कई दिन तक इसे वहीं खड़े रहने दिया। म्यूनसिपालिटी ने अब मुझे नोटिस भेजा कि इसे जल्द से जल्द जिम खाने के मैदान से हटा लूँ, नहीं तो किराया वसूल किया जाएगा। गहराई से सोच विचार करने के बाद मैंने किराए की बात मान ली और 10 रुपये हर महीने के हिसाब से 3 महीने तक किराया देता रहा। मैं गरीब आदमी हूँ और जिस घर में मैं अपनी बीवी के साथ रहता था उसका किराया भी 4 रुपये महीना था। इस हालात में 10 रुपये महीना चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी। इसके लिए मुझे अपने बजट में काफ़ी
कटौती करनी पड़ी और एक आध बार तो बीबी का जेवर भी गिरवी रखना पड़ा। बीबी हर रोज़ मुझसे यही पूछती थी कि इस इनाम का कैसे क्या करोगे, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। मैं बाज़ार जाता और हर किसी से इसे खरीदने की बात करता। किसी ने सुझाया कि कॉस्मोपॉलिटन का सेक्रेटरी इसे खरीद सकता है। मैं उससे मिला तो वह हंसने लगा और बोला कि मैं इसका क्या करूँगा। मैं बोला, आपके यहाँ टेनिस कोर्ट है जिसका मैदान ये हर रोज़ समतल कर सकता है, मैं ये काफ़ी सस्ता दे दूँगा। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैंने महसूस कर लिया कि मैंने बेवकूफ़ी भरी बात कही है। किसी ने कहा, तुम म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैन से मिलो, वह इसका उपयोग कर सकता है। काफ़ी सोचने के बाद एक दिन मैं उससे मिलने गया। कोट के बटन सही ढंग से लगाकर मैं उसके कमरे में घुसा और अपनी बात बोली। मैं इसे एकदम सस्ते में देने को तैयार था। मैंने बड़े ज़ोर शोर से शहर के लिए उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला, लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि ये काम असंभव है। इंजन बच्चों के खेलने के लिए दे देना जितना आसान नहीं है। जिमखाना मैदान में इंजन का किराया देने में मेरा दिवाला निकल रहा था। मैं सोचता था कि किसी दिन इतना ज़्यादा पैसा इसे बेचने से मुझे मिल जाएगा कि सब भरपाई कर दूंगा। अब इस मैदान में पशु प्रदर्शनी होने की घोषणा कर दी गई और मेरी समस्या फिर से खड़ी हो गई। मुझसे कहा गया कि 24 घंटे के अंदर इसे वहां से हटा लूं। प्रदर्शनी एक हफ्ते के बाद शुरू होनी थी और इसका इंतजाम करने से पहले लोग आ रहे थे। उनकी मांग थी कि इंजन को तुरंत हटवा दिया जाए। मैं बेहद परेशान हो उठा। 50 मील के इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो इंजन के बारे में कुछ राय दे सके। सड़क से गुजरते हर बस ड्राइवर से मैं बात करता, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। मैं स्टेशन मास्टर से भी मिला कि वह मालगाड़ी के ड्राइवर से यह काम करा दे, लेकिन इस ड्राइवर ने कहा कि उसे देखने के लिए अपना ही इंजन काफ़ी है और बीच में किसी स्टेशन पर रुक कर वह ये काम कैसे कर सकता है। इस बीच म्यूनसिपाल्टी मुझ पर लगातार दबाव बना रहा था कि अपना इंजन हटा लो। मैं विचार करता रहा। मंदिर के पुजारी से मिला और मैंने फैसला किया कि वे मंदिर की सहायता से इंजन को हटवा दें। उसने मेरी इस बात को मान ली। फिर मैंने 50 कुली किराए पर लिए जो इंजन को पीछे से ढकेलते। हर कुली को एक दिन के 8 आने देने पड़ते थे। हाथी का किराया 7 रुपये रोज़ था। इसके साथ उसका खाना भी था। मेरी योजना थी कि इंजन को जिमखाना मैदान से निकालकर सड़क पर थोड़ी दूर एक मैदान तक ले जाऊं, जिसका मालिक मेरा दोस्त था। वहां मैं 2 महीने भी इंजन को खड़ा रख सकता था। इसके बाद मैं मद्रास जाकर इसका सौदा करना चाहता था। इसी के साथ मैंने जोसेफ नाम का एक आदमी, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसकी भी सहायता ली। उसने कहा कि वह सड़क इंजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर उसे सड़क पर किसी तरह चलाए रखा जाए तो वो इसे मैदान से बाहर ज़रूर खड़ा कर देगा। ये मज़ेदार दृश्य था। मजबूत रस्सों से बंधा हुआ हाथी इंजन को खींचता हुआ, पीछे से 50 तगड़े मजदूर उसे धक्के लगाते हुए, और भीतर बैठा जोसेफ उसे चलाने की कोशिश करता। भारी भीड़ जुट गई और ये तमाशा देखने लगी। इंजन सरकने लगा। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जब यह जिमखाने से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो इसका व्यवहार बदल गया। आगे सड़क पर सीधे चलने की बजाय ये टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने लगा। हाथी इसे एक तरफ खींचता। जोसेफ ये जाने बिना कि किधर जाना है, पहियों को सारा जोर लगाकर घुमाने में लगा था। पीछे धक्के लगाते 50 कुली भी जिधर समझ में आता उधर धकेलने में लगे थे। इस अगल बगल उल्टी सीधी धक्केबाजी में इंजन जिस मैदान में उसे जाना था वहां न जाकर दूसरी तरफ खड़ी एक 4 दीवारी से टकरा गया और इसका काफ़ी हिस्सा तोड़ डाला। ये देखकर भीड़ ने एक लंबी चीख मारी। भीड़ के व्यवहार से परेशान होकर हाथी जोर से चिंघाड़ा और रस्से तोड़कर अलग हो गया। वह भी दीवार से जा टकराया और उसका दूसरा हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया। 50 कुली डरकर भाग निकले। भीड़ भी उपद्रव मचाने लगी। किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वह बल्कि और कोई नहीं, दीवार का मालिक था। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ गई और मुझे पकड़कर थाने ले गई। मैं जब हवाला से बाहर आया, मेरे सामने ये बहुत से कामों की सूची पकड़ा दी गई। दीवार का जो हिस्सा टूटा था उसे बनवाना, जो 50 कुली भाग गए थे उनके पैसे देना। यद्यपि उन्होंने ये नहीं बताया कि काम ना करने पर भी उन्हें पैसे क्यों दिए जाए। इंजन चलाने के लिए जोसेफ की फीस देनी थी। दीवार में टकराने से हाथी को जो चोट लग गई थी उसके इलाज के लिए पैसा देना था। यद्यपि
मंदिर के मालिकों ने मेरी यह बात नहीं सुनी कि हाथी को दीवार तोड़ने के लिए नहीं लाया गया था और इंजन को यहाँ से हटाकर उसकी सही जगह पहुँचाना इसके लिए लाया गया था। भाइयों, मैं सचमुच गरीब आदमी था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। बीबी के पास गया तो वह पूछने लगी, तुम्हारे बारे में ये सब क्या सुन रही हूँ। मैंने विस्तार से उसे अपनी समस्याएं बताई। वह सोचने लगी कि कहीं मैं उससे दूसरे जेवरों की मांग तो नहीं करूँगा। इसलिए पहले तो वो जोर से चिल्लाई, फिर रोने लगी और बोली कि मैं पिताजी को खत लिख दूंगी और वो आकर मुझे ले जाएंगे। मैं लाचार हो उठा। लोग रास्ते में मुझे मिलते तो देखकर मुस्कुराते। मैं गहराई से ये सोचने लगा कि मैं अपने गांव क्यों न चला जाऊं। मैंने बीबी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह पिताजी को पत्र जरूर लिखे, जिससे गांव जाने के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाए। मेरी यह योजना कोई जान नहीं पाएगा और मैं लेनदारों को चकमा देकर चुपचाप एक रात यहाँ से निकल जाऊँगा। तभी एक स्वामी जी के रूप में मुझे अचानक कहीं से सहायता प्राप्त हो गई। एक शाम म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शहर के छोटे से टाउन हॉल में स्वामी जी का कार्यक्रम हुआ। इसमें स्वामी जी ने योग की शक्ति का तरह तरह से प्रदर्शन किया। हॉल खचाखच भरा था और लोग चकित होकर ये सब प्रदर्शन देख रहे थे। मैं गैलरी में बैठा था। स्वामी जी ने शीशे का बर्तन तोड़ा और टुकड़े चबा कर दिखाए। फिर वे कीले लगे तख्तों पर लेट गए। इसके बाद तरह तरह के जहर खा लिए। फिर गर्म लोहे की सलाखों को जीभ से चाटा, लोहे के कीले दांतों से दबाई और निगल गए। दिल की धड़कन रोक ली और ज़मीन में गड्ढा खुदवाकर उसमें जा बैठे। ऊपर से मिट्टी डलवा ली। हम सब आंखें फाड़कर उनका ये सब कर्तव्य देख रहे थे। इसके बाद उसने एक भाषण दिया और बताया कि वे अपने गुरु का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ये कर्तव्य दिखाता है। उसने कहा कि इससे वह संतोष के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद उसने घोषणा की कि अब वह अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा। इसके बाद उसने चेयरमैन की तरफ देखा और कहा, आपके पास कोई रोड इंजन है? इसे मैं अपनी छाती पर चलाकर दिखा। चेयरमैन यह सुनकर थोड़ा सा शर्मा गया और कहने लगा, नहीं, हमारे पास कोई रोड इंजन नहीं है। स्वामी जी ने जोर देकर कहा, मुझे रोड इंजन जरूर चाहिए। चेयरमैन ने उसे ये कहकर फुसलाना चाहा, उसके लिए ड्राइवर भी तो नहीं है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट हर तरह की गाड़ियाँ चला सकता है। वह सुनते ही मैं गैलरी से उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाकर बोला, रोड इंजन आप इनसे मत मांगिए, मुझसे मांगिए। कुछ ही क्षण में मैं मंच पर जा पहुंचा और उस आग खाने वाले की तरह ही मैं भी महत्वपूर्ण आदमी बन गया। भीड़ तालियां बजाने लगी, जिससे मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। चेयरमैन मेरे पीछे पड़ गए। तय हुआ कि रोड इंजन देने के बदले उनका आदमी उसे वहां पहुंचा देगा जहां मैं चाहता हूं। मैंने ये भी सोचा कि इसका कुछ पैसा भी वसूल कर लूं, लेकिन जो आदमी ये सब काम बिना कुछ लिए कर रहा है उससे पैसे मांगना अच्छा नहीं। शीघ्र ही सारी भीड़ हॉल से बाहर निकलकर जिम खाना के मैदान में जा खड़ी हुई, जहां यह कर्तव्य दिखाया जाना था। स्वामी जी का असिस्टेंट सब तरह की गाड़ियों के चलाने में माहिर था। जरा सी देर में मेरा रोड इंजन खड़खड़ाता हुआ वहां पहुंच गया और ये दृश्य देखने लायक था। स्वामी जी ने 2 तकिए मंगवाए, एक अपने सिर के नीचे रखा, दूसरा पैरों के नीचे। फिर उन्होंने किस प्रकार इंजन उनके शरीर के ऊपर से चलाया जाएगा ये आदेश विस्तार से दिए। उन्होंने अपनी छाती पर खड़िया मिट्टी से एक निशान बनाया और कहा कि इंजन ठीक इसी जगह से गुजरना चाहिए, इसके 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इंजन से फिस 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 की आवाज़ निकली और वह इंतज़ार करने लगा। लोग यह देखकर दुखी होने लगे। वे सोचने लगे कि ये करना ठीक नहीं है। अब स्वामी जी तकिए पर लेट गए और बोले, जब मैं ओम कहूँ इंजन चला देना। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लोग तनाव से भरे देखते रहे। मैं बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। आखिरकार अब मेरा रोड इंजन चालू हो गया था। तभी एक पुलिस वाला हाथ में पूरा लिफाफा लिए भीड़ में दाखिल हुआ। उसने हाथ उठाकर स्वामी जी के असिस्टेंट को इशारा किया और बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन आपको यह करने की इजाज़त नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म जारी किया है कि यह कर्तव्य नहीं दिखाया जा सकता। स्वामी जी उठे। लोगों में सनसनी फैल गई। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, मैं ये क्रिया सैकड़ों बार दिखा चुका हूँ और कहीं मुझे रोका नहीं गया। मैं जो भी करना चाहता हूँ ये सब करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा है कि योग की सभी क्रियाएं देश भर के लोगों को दिखाऊं। आप मुझे रोकने वाले होते कौन हैं? मजिस्ट्रेट साहब ये आज्ञा दे सकते हैं,
ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने ऑर्डर का कागज़ सामने रख दिया। उसको या आपको इस तरह दूसरों के कामों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब मैं नहीं जानता, मैं मजिस्ट्रेट के हुक्म का पालन कर रहा हूँ, वह इंस्पेक्टर बोला। मजिस्ट्रेट साहब, आपको पोटेशियम साइनाइड खाने और सीने पर इंजन चलाने के अलावा और सब दिखाने की आज्ञा देते हैं। हमारे इस क्षेत्र से बाहर आप ये क्रियाएं भी दिखा सकते हैं। मैं इसी क्षण इस पापी नगर में नहीं रह सकता। और स्वामी वहाँ से चला गया। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी जाने लगा। मैंने दौड़कर असिस्टेंट का हाथ पकड़ा और कहा, तुम इसे यहाँ तक लाए हो, अब इसे मैदान तक तो पहुँचा दो। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और बोला, मेरे गुरु इतने नाराज़ हैं, अब तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कैसे कह सकते हो। वह चल पड़ा। तो मैंने कहा, तुम इसे अपने गुरु की छाती के अलावा क्या और कहीं नहीं चला सकते। अब मैंने इंजन को उसके भाग्य पर छोड़कर 2 दिन गांव से बाहर चला गया। आखिरकार प्रकृति ने स्वयं मेरी मदद की। आप लोगों ने उस साल आए भूकंप के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने उत्तर भारत के कई शहरों को तहस नहस कर दिया था। हमारे कस्बे में भी उसने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। रात को हम सब चारपाइयों से नीचे आ गिरे। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी थी। दूसरे दिन शहर छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर इंजन को देखता चलूं। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इंजन वहां से गायब था। मैंने चारों तरफ नज़र डाली और शोर मचाया। लोग उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ गए। इंजन मैदान के एक बेकार कुएं में उल्टा पड़ा हुआ था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अब कोई परेशानी पैदा न करे, लेकिन मकान का मालिक बाहर आया और ये घटना देखकर दुखी होने के बजाय हंसने लगा। मुझे देखकर बोला, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इस कुएं में शहर का सारा गंदा पानी इकट्ठा होता था और म्यूनसिपाल्टी हर हफ्ते मुझे नोटिस भेज रही थी कि इसे बंद कराओ। इसमें बहुत खर्चा आता, जिससे मैं डर रहा था। तुम्हारे इंजन ने डांट की तरह ये कुआं बंद कर दिया है, इसे यूं ही रहने दो। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ सब शिकायतें वापस ले लूँगा और टूटी दीवार भी खुद बनवा लूँगा। लेकिन ये तो काफ़ी नहीं है। मैंने उसे वह सब भी खर्चे गिना दिए जो इंजन के कारण हुए थे। उसने वह सब भी भरने को तैयार हो गया। कुछ महीने बाद जब मैं वहाँ से फिर से गुजरा तो उस कुएं पर मैंने नज़र डाली। उसका मुंह सीमेंट की तरह बंद था। मैंने संतोष की सांस ली और आगे बढ़ गया। इस प्रकार दोस्तों, ये रोड रोलर जो मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था, अब अपने सही जगह पर पहुंच गया था। इस प्रकार ये कहानी ख़त्म हुई। अब अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और कहानी अच्छी लगे और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।